हैप्पी इन्वायरमेंट डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक जिम्मेवारी भी है इस शुभकामनाओं के साथ कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना है, क्योंकि ये पर्यावरण है तभी हम हैं, ये हरियालियां हैं तभी हम हैं, और हम ही से हरियाली को बचाया भी जा सकता है। तो ये पूरे जनता का, पूरे समाज का, पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य, क्योंकि सबसे बुद्धिजीवी अगर कोई है तो मनुष्य है, सभी मनुष्यों की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा और उसकी रक्षा और उसकी बढ़ोतरी के लिए कुछ काम करें। ये जो हरियाली आप देख पा रहे हैं, ये हरियाली हमारी आंखों को भी सुकून देता है और हमारे मन और मस्तिष्क को भी सुकून देता है। और ये हरियाली काफी आवश्यक हो जाता है अगर हमें अपने जीवन को और बेहतर तरीका से बनाना है। तो आज है 5 जून और एसबीआई ट्यूटोरियल की ओर से आप सबों को इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वीडियो इसी विश्व पर्यावरण दिवस के लिए है, इसी विश्व पर्यावरण दिवस के थीम पर है कि आखिर पर्यावरण हमारे लिए कितनी आवश्यकता है और क्या क्या हमें करना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाए। तो पहले हम जानते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण क्या कहलाता है? तो पर्यावरण हमारे चारों ओर मौजूद जैविक, जो कि जीवित है, जिसमें जीव रहते हैं, जिनको हम लोग सजीव भी कहते हैं, और अजैविक जो कि निर्जीव है, जो सजीव नहीं है। इन इन दोनों चीजों का, उन दोनों तत्वों का समूह पर्यावरण होता है, जो कि हमारे आसपास में व्याप्त है। हम जहां भी निवास कर रहे हैं, हमारे आसपास हवा है, पानी है, मिट्टी है, धूल है, इंसान है, दूसरे जीव हैं, जंतु हैं, इन सभी चीजों को मिलाकर पर्यावरण बनता है और ये सभी चीजें पर्यावरण के अंग हो जाते हैं। अब आगे बात देखें तो पर्यावरण और वायुमंडल में बहुत बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि पर्यावरण किसको बोलेंगे और वायुमंडल किसको बोलेंगे। तो पर्यावरण, जिसको हम लोग स्थल मंडल भी बोल सकते हैं, पर्यावरण का मुख्य हिस्सा आपका स्थल मंडल हो जाता है, जिसमें पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, साथ में मिट्टी है, भूमि के अंग है, अलग अलग जीव जंतु हो जाते हैं, और आपके पत्ते हैं, यहाँ का तापमान हो जाता है। इन सभी चीजों को मिलाकर पर्यावरण बनता है। और अगर वायुमंडल की बात करें तो वायु, जिसमें सिर्फ गैसीय तत्व होते हैं और वो लेयर बाय लेयर ऊपर चढ़ते जाते हैं, उसको हम लोग वायुमंडल बोलेंगे। अगर हम बात करें पृथ्वी से, तो पृथ्वी से सबसे पहला जो वायुमंडल का पहला परत जिसको बोलते हैं, जो स्थल मंडल के बाद आता है, उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, जो कि पृथ्वी के लगभग 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक का जो रेंज है, उसी को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। और अगर बात करें क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल में क्या होता है, तो इसी रेंज में आपके हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, इसी रेंज में आपके प्लेन्स यानी फ्लाइट्स उड़ते हैं, और इसी क्षोभ मंडल के रेंज में आपके बादल भी बनते हैं और बारिश भी होती है। बादल का जो हाइट होता है वो ज्यादा नहीं होता, वो 1 किलोमीटर के अंदर ही होता है। तो सब कुछ इसी रेंज में होता है, और फ्लाइट हमारा बादल, जो बादल जहां से बारिश होती है उसके ऊपर से उड़ती है। तो ये रेंज जो हो जाता है, इसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलेंगे। उससे ऊपर का जो रेंज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, जिसका जो रेंज हो जाता है वो पृथ्वी से 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर का जो रेंज है, उसको हम लोग समताप मंडल बोलते हैं। और उसमें जो जेट प्लेन्स होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, वे सभी इसी रेंज में यानी समताप मंडल के रेंज में फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। अगर उसके बात करें तो मध्य मंडल आता है, और मध्य मंडल का जो रेंज हो जाता है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक का रेंज को मध्य मंडल कहते हैं। और इसी मध्य मंडल में जो उल्का पिंड आते हैं, उसका घर्षण होता है और उल्का पिंड वहीं पे नष्ट होते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वहां पे थोड़ी ठंडी बढ़ते जाएगी, और हवा के दाब के वजह से उल्का पिंड इसी मध्य मंडल में नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आता है आपका तापमंडल, और तापमंडल का जो रेंज है वो 80 से 600 किलोमीटर तक का रेंज हो जाता है तापमंडल का। और इस तापमंडल में सैटेलाइट्स वगैरह चलते हैं, और ये जो भी सैटेलाइट जो कि हमको नेचर के बारे में जानकारी देते हैं, या फिर हम कहें कि जो हमारा टेम्परेचर वगैरह का हो जाता है, मौसम विज्ञान के होते हैं, ये सभी सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और पृथ्वी को अलग अलग सूचनाएं देती हैं, वे सभी जो होते हैं वे तापमंडल में आते हैं, जो कि 80 से 600 किलोमीटर तक के रेंज देता है। अगर बात करें सबसे बाहरी वायुमंडल जो होता है, वो हमारा होता है 600 किलोमीटर से लगभग 1000 या 10 लाख किलोमीटर तक का होता है। और यही जो रेंज 600 किलोमीटर तक से जो ऊपर का रेंज है, उसको हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। और यहाँ पे कोई भी भौतिक क्रियाकलाप नहीं होता है,
जो हम रॉकेट्स वगैरह लॉन्च करते हैं, जो सैटेलाइट दूसरे ग्रहों में भेजना हो या फिर चांद के पास भेजना हो, मंगल के पास भेजना हो, तो उसका जो रॉकेट्स वगैरह है उसी वायुमंडल में उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो ये वायुमंडल के प्रकार हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पर्यावरण के बारे में, जो कि वायुमंडल नहीं, हमारा स्थल मंडल कहलाता है। अनेकों जीवों जंतुओं, हरियाली, पेड़ पौधे, नदी, झरने, मिट्टी और मनुष्य से मिलकर पर्यावरण बनता है। अगर उसमें बात करें तो पर्यावरण का अंग क्या क्या हो जाएगा, तो जैविक घटक में क्या क्या आते हैं, जैविक घटक में आते हैं मनुष्य, उसके बाद पशु पक्षी, उसके बाद पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव हो जाएंगे। और अजैविक मंडल में क्या क्या जाते हैं, जो अजैविक घटक हो जाते हैं, उसमें जल में जल का अपना कोई जीव नहीं होता है, जल में जीव पलते हैं अलग बात है, जल में कोई जीव नहीं होता है। उसके बाद वायु, मिट्टी, प्रकाश, ये सभी जो तत्व हैं, तापमान, ये सभी तत्व अजैविक घटक हो जाते हैं और ये सभी तत्व जैविक घटक हो जाते हैं, जो कि ये दोनों मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं। यानी इन्हीं दोनों के मिलने से पर्यावरण की स्थिति और परिस्थिति दोनों समृद्ध। अब इन्हीं चीजों की सुरक्षा हमारा दायित्व हो जाता है कि हम किस तरह से जल को शुद्ध रख सकते हैं, वायु को शुद्ध रख सकते हैं, मिट्टी को सुरक्षित और शुद्ध रख सकते हैं ताकि मिट्टी का क्षरण ना हो, प्रकाश को किस तरह से यूज किया जा सकता है, तापमान को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है ताकि जीव और पर्यावरण की रक्षा हो सके। ये सभी अजैविक घटक जितने भी हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम मनुष्य पर है। और मनुष्य पे सिर्फ अजैविक घटक नहीं, साथ साथ जो जैविक घटक है, जैसे पशु पक्षियों की रक्षा करना, जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उनको बचाना, साथ ही पेड़ पौधों की रक्षा करना और सूक्ष्म जीवों का भी ध्यान रखना, ये सभी कार्य मनुष्य का हो जाता है, हमारा और आपका हो जाता है। अगर हम इतिहास के बारे में बात करें कि विश्व पर्यावरण दिवस जो आज 5 जून को मनाया जा रहा है उसका इतिहास क्या हो जाता है, तो सबसे पहले 1972 में स्वीडन की राजधानी जो है स्टॉकहोल्म, उसमें पहला सम्मेलन किया गया था और यहीं पे पहली बार पर्यावरण के विषय में वैश्विक रूप से चिंतन हुआ था, बैठक हुआ था, सम्मेलन हुआ था, ताकि सभी लोग पर्यावरण के विषय में थोड़ी सी संवेदना को दिखाएं और उसके सुरक्षा के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। उसके बाद उन्हीं चर्चाओं के बाद यूनाइटेड नेशन ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। यूएन ने यह घोषणा की थी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए और ये मनाया जाने लगा। लेकिन मनाया कब जाने लगा, सबसे पहली बार 5 जून 1974 को अमेरिका में पहला विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हुआ और वही सबसे पहली बार बैठक हुई, चर्चाएं हुई कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कार्यकलाप या क्रियाकलाप किया जा सकता है। तो पहले विश्व पर्यावरण दिवस का जो थीम था, जो कि अमेरिका में मनाया गया था, उसका थीम था ओनली वन अर्थ, यानी एक ही पृथ्वी है, सिर्फ एक पृथ्वी है और इसी एक पृथ्वी की रक्षा सुरक्षा सभी पृथ्वी के जितने भी देश के लोग हैं उन सबको करना है। तो पहला जो पर्यावरण दिवस था वो अमेरिका में मनाया गया, 5 जून 1974 को मनाया गया, जिसका थीम था ओनली वन अर्थ। इसके बाद अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस का महत्व किस रूप में देखा जा सकता है, तो जलवायु परिवर्तन के प्रति थोड़ी सी जागरूकता हो। जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, अधिक वर्षा होना, कम वर्षा होना, सूखा आ जाना या फिर तापमान का ऊपर चढ़ना, नीचे उतर जाना, ये सभी जलवायु का कारक है और इनका जो परिवर्तन है उसके प्रति जागरूकता रहे और लोग उसके प्रति सजग रहे, उसके प्रति अपनी संवेदना को भी दिखाए। इसके बाद बात करें तो पृथ्वी के औसत तापमान में जो लगातार वृद्धि होते जा रही है, टेम्परेचर जो पृथ्वी का गेन होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जो एवरेज टेम्परेचर है उसको किस तरह से रोका जा सकता है, तापमान को सामान्य किया जा सकता है, इसके बारे में भी चर्चाएं होती हैं। इन्हीं पर्यावरण दिवस जहां भी मनाया जाता है वहां पे सभी देश के लोग आते हैं, बैठक करते हैं वहां पे। फिर असमान वर्षा संकट, कहीं पे अधिक वर्षा, कहीं पे कम वर्षा, कहीं पे बादल फटना, इन सब से बचाव किस तरह से किया जा सकता है उसकी चर्चाएं होती हैं। साथ ही वन क्षरण से किस तरह से रोका जा सकता है, जिस तरह से अवैध वन की कटाई हो रही है और वृक्षारोपण में कमी होती जा रही है, उद्योगों के नाम पे होते जा रही है, विकास के नाम पे होते जा रही है, तो वन क्षरण जो हो रहा है उसको रोकने के लिए भी जो प्रयास किया जाना चाहिए, उसके प्रति जो बैठक सम्मेलन होती है यह विश्व पर्यावरण दिवस में ही होती है। प्रदूषण से बचाव के लिए भी यहीं पे चर्चाएं की जाती है और साथ ही जैव विविधता की क्षरण, यानी जो अलग अलग तरह के जीव जंतु हमारे पर्यावरण में है उन्हीं सब पे विविधता को बचाए रखने के लिए, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों को सुरक्षित रखने का भी चर्चा है। इसी
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी देश के लोग आपस में मिलकर करते हैं। अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस को भारत में कब मनाया गया, यानी भारत को मेजबानी इसकी कब कब मिली, तो भारत में कब कब इसकी मेजबानी मिलती है। सबसे पहले जो वर्ष की बात करें तो 1977 में इसकी मेजबानी सबसे पहले भारत को दी गई। 74 में तो शुरुआत हुआ, भारत उसका मेंबर बना, और उसके बाद 1977 में इसकी मेजबानी दी गई। वो मेजबानी दी गई दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई। यहाँ पे बैठक जो सम्मेलन हुआ दिल्ली में की गई, और इसका जो थीम था उसका थीम था ओजोन लेयर इन्वायरमेंट कंसर्न, यानी ओजोन लेयर को बचाने का, जो ओजोन लेयर में होल होते जा रहे हैं, जो क्षरण होता है उसको बचाने के लिए थीम रखा गया था ओजोन लेयर इन्वायरमेंट कंसर्न। ये भारत में जो पहला बार सम्मेलन या बैठक हुआ। अगर दूसरा बार की बात करें तो 1911 में दूसरी बार मेजबानी भारत को मिली, और वो भी दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ, बैठक किया गया, और यहाँ का जो थीम था वो था फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस, यानी आपकी सेवा में वन और प्रकृति आने चाहिए। तो फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस। उसके बाद तीसरी बार और सबसे आखिरी बार, अभी तक जो आखिरी बार सम्मेलन किया गया भारत में, जो मेजबानी मिली वो वैश्विक मेजबानी मिली थी भारत को, और वो मिली थी 2018 में, और वो मेजबानी नई दिल्ली में इसका सम्मेलन किया गया था, जिसका थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी प्लास्टिक के प्रदूषण को रोकना, हटाना या मिटाना। और भारत ने बहुत प्रयास किया था कि लोग प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को रोक दे, बिल्कुल तरीके से बैन कर दे। भारत में ऐसा प्रयास भी किया गया था। और आप भी अगर 1918 के बाद और 2018 के बाद देखे होंगे तो 2018, 19, 20 के आसपास प्लास्टिक पे बैन लग चुका था। लोग को थैले का यूज करना पड़ा था, और कर भी रहे थे बहुत हद तक। हालांकि वर्तमान में फिर से प्लास्टिक की उतने ही अधिकता के साथ यूज प्रारंभ हो चुका है। तो एक ध्यान देने वाली बात क्या हो जाती है कि 2018 में भारत को वैश्विक मेजबान देश बनाया गया था। वैश्विक मेजबान देश मतलब पूरा विश्व का मेजबानी भारत करेगा। पर्यावरण के मामले में पूरा विश्व का मेजबानी करेगा। विश्व का नेता अगर कोई बनेगा तो भारत, और भारत को 2018 में पूरा विश्व का नेता बनाया गया था पर्यावरण की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और भारत ने इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान को शुरू किया था, और उसमें काफी हद तक सफल भी रहा था। यानी भारत का दृष्टिकोण हुआ था कि भारत पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा था। अगर उसके बाद अगर बात करें कि जो 2018 में भारत ने मेजबानी की थी, उसके बाद और किन किन देशों ने इसकी मेजबानी की, तो उसके बाद 2018 में भारत को तो मेजबानी मिली थी। उसके बाद 2019 में चीन ने मेजबानी की इसी विश्व पर्यावरण दिवस का। 2020 में कोलंबिया ने किया। फिर 2021 में पाकिस्तान को मेजबानी का दायित्व मिला। 2022 में स्वीडन ने किया। 2023 में कोट डी आइवर ने, 2024 में सऊदी अरब ने, और 2025 में दक्षिण कोरिया, साथ ही 2026 में अजरबैजान ने इसकी मेजबानी की। और दुनिया के सभी देशों के साथ मिलकर विश्व में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का कोशिश किया गया, प्रयास किया गया इन सभी देशों के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण के उपाय आखिर क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो अधिक से अधिक अगर हम वृक्ष को लगाते हैं तो भी पर्यावरण को बचाया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हर व्यक्ति को कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाए। अगर हर साल एक पेड़ लगाए तो भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और जरूरी उपाय हो जाता है। और कटे हुए पेड़ों की भरपाई नए पौधे लगा करें। अगर किसी इंडस्ट्री, सड़क बनाने के लिए या फिर और भी किसी भी विकसित कार्य या विकास कार्य के लिए अगर आपको पेड़ काटना पड़े तो उसके जगह पे नए पेड़ों के लगाना बहुत आवश्यक है। ये कानून तो बनते हैं लेकिन लोग इसको पालन नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून है जो कि सही कानून है, उसके पालन भी किया जाना उतना ही आवश्यक है, जिसका होता नहीं है। दूसरा, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। अगर हम अपने दिनचर्या में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, सिंगल यूज एकदम से ना करें। हम अपने थैले को भी अपने साथ रख सकते हैं। इन सब चीजों का अगर हम यूज करते हैं, प्लास्टिक का कम से कम यूज करते हैं, तो हमारा पर्यावरण का सुरक्षा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हालांकि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनता की नहीं है, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए, कंट्री लीडर्स को भी चाहिए कि वो प्लास्टिक का प्रोडक्शन को ही बैन करे। प्लास्टिक बनना बंद हो जाएगा तो उसका यूज भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे आपको ये बोला था कि आप शराब मत पियो, बनाने वाले की में कोई गलती नहीं है। आप प्लास्टिक का यूज मत करो, बनाने वाले में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे लोग बोलते हैं आप सिगरेट मत पियो, कंपनियां को कोई दिक्कत नहीं है, वो बना सकती हैं। यहाँ तक कि आप गुटखा मत खाओ, कंपनियां गुटखा बना सकती हैं। ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अगर जो चीज सही नहीं है उसका प्रोडक्शन को रोके, ना कि
यूज करने के लिए नहीं यूज करने के लिए बाध्य किया जाए। तो प्लास्टिक का अगर हम जूट के थैला वगैरह का उपयोग करते हैं तो भी हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है जल संरक्षण, जल को किस तरह से बचाया जा सकता है तो वर्षा के जल का संचयन करें। वर्षा के जल जो भी वेस्ट हो जाता है मेरा नाले में बह जाता है, अगर उसको संचय करने के लिए मिट्टी के तालाब वगैरह बनाया जाए तो वर्षा के जल को संचयन किया जा सकता है और वो जल पृथ्वी के जल के लेयर को भी बहुत हद तक सपोर्ट करता है, मिट्टी का तालाब रहेगा तो। दूसरा बात, नलों को खुला न छोड़े, ये तो इंसान के व्यवहार में आना चाहिए कि वो नल को खुला छोड़ के व्यर्थ ही पानी को न बहाए और उसको बचाने का उपाय करे। इसके बाद देखते हैं तो प्रदूषण का कम करे, प्रदूषण पे ज्यादा ध्यान दे, प्रदूषण को रोकने में प्रयास करे इंसान। जैसे कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करे, पर्सनल व्हीकल्स का कम यूज करके जो कमर्शियल व्हीकल्स है उसके साथ जाए तो एक व्हीकल में बहुत ज्यादा लोग जा पाएंगे, ट्रेवल कर पाएंगे। बहुत ज्यादा गाड़ियों की जगह पे एक गाड़ी जाएगी तो पोल्यूशन को वहां से भी रोका जा सकता है। या फिर छोटी दूरी के लिए पैदल चले, साइकिल का उपयोग करें, कम डिस्टेंस अगर कवर करना है तो वाहन का यूज ना करे, वो पोल्यूशन का कारण हो जाता है। या फिर अगर करे भी तो वैसे वाहन का यूज करे जो कि इलेक्ट्रिकल हो ताकि उससे पोल्यूशन ना हो, न वायु न ध्वनि। इन सब बातों का ध्यान रखें। ऊर्जा की बचत करें, आवश्यकता न होने पर बिजली को बंद रखें, यूं ही लाइट जलाकर ना छोड़े। एलईडी बल्ब वगैरह जो कि कम बिजली खपत करते हैं उन पे ज्यादा विशेष ध्यान दें साथ ही कचरे का सही प्रबंधन करें, कचरे को सही जगह पे डालें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके। ये तो भारत सरकार में ने स्वच्छता के लिए इसका पहल भी किया है जिसका दिन आता है 2 अक्टूबर, तो उसका भी ध्यान रखें। और पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा दे, यानी जो कचरा वचरा होता है, जो कुछ भी होता है उसको रिसाइकलिंग करे, दोबारा यूज करने लायक बना दे। इससे मेरा प्रदूषण पे भी बहुत अधिक अंकुश लगेगा और हम पर्यावरण को बहुत हद तक संचय कर सकते हैं। तीसरा बात करें तो वन्य जीवों का संरक्षण करना हमारा आवश्यक रहता है, यानी पशु पक्षियों की प्राकृतिक आवास जो भी है उसकी रक्षा करें। अभी हम देख रहे हैं कि शहरों में चीता आ जाते हैं, हाथी आ जाते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि जो उनका आवास है, उनका जंगल है, हम लोग उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करें, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर ना हो ताकि वन्य जीव अपने स्थान पर सुरक्षित रहे। इस बात पे ध्यान दें। अवैध शिकार का विरोध करें, अवैध शिकार जो होता है उसे ना करें। बहुत लोग हवाबाजी के लिए भी शिकार करते हैं, तो उन सब चीजों पे भी अंकुश होनी चाहिए। फिर जैविक खेती को बढ़ावा दें। हम उर्वरक का अगर कम यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का कम यूज करते हैं, जैविक जैसे कि गोबर वगैरह का, कचरा वगैरह को अगर दबा के उसका जैविक खाद बनाए, उसका यूज करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा उपज के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। साथ ही जैविक खेती को अपनाकर हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं और बच्चों में पर्यावरण का शिक्षा भी देकर, एजुकेशन लाइन में पर्यावरण के प्रति शिक्षा जो कि व्यवहारिक जीवन में होता है उसके प्रति जागरूकता को अगर हम बढ़ाते हैं तो ये सबसे बेहतर काम होगा कि जिसके वजह से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे। बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूक करके, दूसरी बात स्कूलों और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाएगी, किस तरह से पर्यावरण हमारे लिए आवश्यक हो जाता है, पर्यावरण के क्षरण से हमको क्या क्या कष्ट उठाना पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दिया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो उद्योगों की जिम्मेदारी है, उद्योग भी जरूरी है विकास के लिए, लेकिन उद्योगों की ये भी जिम्मेदारी है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन के कारक होते हैं उसको सही तरह से रिसाइकलिंग करे और रिसाइकलिंग करके ही उसको रिलीज करे या छोड़े ताकि प्रदूषण कम से कम हो, न्यूनतम हो। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक को अपनाई जाए ताकि इस पे ध्यान दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात है बच्चों को जागरूक करना पर्यावरण के लिए। सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों का भी ये काम हो जाता है। अगर आप स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो पर्यावरण स्वतः ठीक रहेगी, लेकिन स्वच्छता पे ध्यान देता कौन है? आप अगर भी मार्केट में निकल जाइए, कोई लोग कहीं पान खा के थूक दे रहे, कोई लोग कहीं गुटखा खा के थूक दे रहे। ये दूसरा कारण, लोग अपने दुकान में झाड़ू लगाते हैं लेकिन कचरा बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं, कचरा का निराकरण नहीं करते हैं। और बहुत ही सार्वजनिक जगह में से पानी को पिए, खाली बोतल ऐसे ही सड़क पे फेंक दिए, लेस कुरकुरे प्लास्टिक मटेरियल्स का यूज किए फेंक दिए, छिलकों को फेंक देना, ये सभी जो हम प्रदूषण को देख रहे हैं ये प्रदूषण का बढ़ना यानी पर्यावरण का क्षरण ही हो जाता है। तो हम सबसे पहले जागरूक बने पर्यावरण को लेकर और बच्चों को भी जागरूक करें पर्यावरण का सुरक्षा के लिए भी और उसको बढ़ाने के लिए भी। जिस तरह से पेड़ की कटाई होती जा रही है, हम गर्मी महसूस कर पा रहे हैं, वो हमारा एसी कब तक काम करेगा? हमें पेड़ों का सहारा चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए ताकि हरियाली भी हो
और वर्षा को भी नियंत्रित किया जा सके, मिट्टी के क्षरण को भी रोका जा सके। क्योंकि आप आए दिन देख रहे होंगे जो पहाड़ी इलाकों में मिट्टी क्षरण होता है, रोड ब्लॉक हो जाते हैं, पहाड़ का गिरना हो जाता है, भूमि का धंसना हो जाता है। ये सभी कारण क्यों है? क्योंकि पेड़ की कमी हो रही है। अगर पेड़ अच्छे तरीके से रहेंगे तो पेड़ के जड़ मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, फिर ऐसा मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो हमें इन सभी बातों पे ध्यान देना चाहिए और बच्चों को शिक्षित करना चाहिए ताकि ऐसे बच्चे जागरूक हों, कूड़े कचरे को कूड़ेदान में डालें, पेड़ को लगाएं, पेड़ को सींचे, साइकिल्स का यूज करें, पोल्यूशन वाले व्हीकल्स का कम से कम यूज करें, ग्रीनरी पे ज्यादा फोकस करें, तो बच्चे ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे और हमारा भविष्य भी मुस्कुराते रहेगा। तो आप सबको एक बार फिर से निवेदन करता हूं, जितना हो सके पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में थोड़ी सी चिंता को व्यक्त करें और अपने आसपास सफाई तो अवश्य रखें, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे तभी हमारा पर्यावरण भी सुंदर और हमारे रहने लायक यानी इंसानों के रहने के लायक बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर एसबीडी ट्यूटोरियल के वीडियोस या फिर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल एसबीडी ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको और भी कुछ नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप उसको देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। आज के लिए इतना ही। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।